आप एनाटॉमी क्यों मतलब एनाटॉमी आपने क्यों चूज़ किया था? तो पीजी करने का नहीं है मन तो उसमें क्या उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? आने वाले टाइम पे जैसे आप देख रहे हैं कि 250 का बैच हो गया है, मोस्टली कॉलेजेस में हो गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे? किसी को एनाटॉमी पढ़ना है तो सर कैसे उसको डील करें, कैसे मैनेज करें? आप भी ये चीज़ सुने होंगे, मैं भी कई लोगों के से सुना हूँ। लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं जैसे घर जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा कहते हैं कि जो आप डायसेक्शन करते हो बॉडी का, तो जो लावारिस डेड बॉडी होती है वो रहती है। डेड बॉडी आई किसी की, तो सर उसमें प्रोसीजर्स क्या रहते हैं कि मतलब क्या करते हैं सबसे पहले? जैसे जहाँ तक मैंने देखा है कि जो हम लोग को बॉडीज़ मिलती हैं पूरी ब्लैक रहती हैं, तो सर वो रीज़न क्या रहता है? मतलब लोग कहते हैं कि बहुत दिनों की हो गई इसलिए वो ब्लैक पड़ गई। एक होता है रिलेशनशिप का क्रेज़ होता है, फर्स्ट ईयर में है तो गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है। तो सर ये किस हद तक सही है? मुझे रिसेंटली लास्ट ईयर का याद है कि हम लोग सर आई थिंक डाइसेक्शन कर रहे थे। जब हम लोग हार्ट डाइसेक्ट किए थे, उसमें पाउडर की तरह शायद ब्लड था। और सर जैसे अभी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा-सा एक चीज़ जानना था सर, कि जैसे अपन पीजी करते हैं सर, तो पीजी अपन कोई भी ब्रांच बहुत सारी ब्रांचेज़ रहती हैं। तो सर जो सर्जरी ब्रांच है, उसमें सर कितना रोल है एनाटॉमी का? आपको क्या लगता है रही होनी चाहिए या नहीं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हमारे साथ हैं सर डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर, सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनाटॉमी एनएससीवी जबलपुर। नमस्कार भूमेश। नमस्ते सर। थैंक यू मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अरे सर। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर एनएल अग्रवाल हूँ और मेरा एमबीबीएस और एमडी दोनों छत्तीसगढ़ से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से हुआ है। और सन 2010 ईयर 2010 में मैं एमडी पास होने के बाद जनवरी 2011 से मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। और वर्तमान में मैं सन 2020 से प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के तौर पर इस विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने एमबीबीएस किया रायपुर से, पीजी भी वहीं से हुई। हाँ। तो सर आप एनाटॉमी क्यों मतलब एनाटॉमी आपने क्यों चूज़ किया सर? एनाटॉमी चूज करने के पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। जी। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था वहाँ पे मेरे बॉस थे सी के शुक्ला सर। सॉरी सर? डॉक्टर सी के शुक्ला सर जी। एचओडी एनाटॉमी थे वहाँ पे। वो काफी समय तक जबलपुर में उन्होंने सेवाएं दी हैं। 1988 से 1998 तक जबलपुर में थे, फिर वो रायपुर के 1999 में। जी सर। तो जब मैं ईयर 2000 में एमबीबीएस करने रायपुर आया तो शुक्ला सर ने मुझे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस पढ़ाया। जी तो सर। फर्स्ट ईयर से ही एमबीबीएस में एनाटॉमी सब्जेक्ट में आकर्षण हो गया मेरा शुक्ला सर के प्रति, उनके पढ़ाने के तरीके से। और जनरली ऐसा लगता है कि नॉन क्लिनिकल में लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि क्लिनिकल ब्रांच नहीं है, जी सर। तो लोगों को मजा नहीं आता। बट मैं देखता था मेरे सर बड़े प्रसन्न रहते थे। एक मेरी मैडम थी डॉक्टर छाया बनर्जी मैडम, जी सर। वो दोनों इतने प्रसन्न रहते थे, इतने खुश रहते थे और बहुत दिलो जान से हमको पढ़ाते थे। जी सर। मुझे लगता था कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है और ये इतने खुश हैं, तो कभी अगर मुझे मौका मिलेगा एनाटॉमी अगर मिलेगा तो मैं जरूर इस ब्रांच में जाना चाहूंगा। जी सर। और लकीली जब एमडी की सिलेक्शन लिस्ट आई जी। और भी ब्रांच मिल रहे थे मुझे, डिप्लोमा ब्रांच मिल रहा था, बट डिग्री में एनाटॉमी ऑप्शन में आया। जी सर। काउंसलिंग के दौरान ही मैं उठ के, रायपुर में काउंसलिंग चल रही थी, उठ के वापस मैं अपने शुक्ला सर के पास एचओडी साहब के पास गया मैं, जी सर। और मैं बोला सर मुझे एनाटॉमी ब्रांच मिल सकती है, मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? तो सर ने बोला तेरे को डिसाइड करना है, जी। और ब्रांच तो ऐसे अच्छी है, उठाएगा तो बढ़िया है। जी। तो फिर मैंने कुछ और सोचा नहीं और मैंने एनाटॉमी ऑप्ट कर लिया। सर ये चीज़ आपके टीचिंग स्टाइल से भी समझ में आती है कि आपको बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा, क्योंकि मेरे को याद है कि आपका जब भी लेक्चर होता था, चीज़ें मुझे समझ में आती थी। मतलब मुझे लगता है कि मैं भी फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा हूँ एनाटॉमी, तो आपके क्लास में मैम है, उनकी क्लास में थोड़ी चीज़ें समझ में आती थी। बाकी मुझे लगता था, अरे मुझे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ा है? तो समझ में ही नहीं आता। तो चीज़ें सर अच्छा लगता है सर। बट आपकी टीचिंग स्टाइल जेन्युइन सर बहुत अच्छी लगी मेरे को। थैंक यू वेरी मच। बट आपने डाँटा भी मेरे को। तो सर एक चीज़ सर बहुत कॉमन होती है कि सर जैसे कि आपने बोला कि पीजी कर लिए एनाटॉमी में, तो सर एमबीबीएस के बाद सर मोस्टली लोग पीजी ही करते हैं। हाँ। और सर क्या इसमें चीज़ें रहती हैं, मतलब जिसको पीजी करने का नहीं है मन, तो उसमें क्या उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? वैसे एमबीबीएस अपने आप में सफिशिएंट डिग्री है। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी करने के बाद आप एक फुल्ली लोडेड डॉक्टर बन जाते हैं, जी सर। क्योंकि आज के ज़माने में पीजी का काफ़ी क्रेज है और लोग स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं। इसलिए पीजी करना एक तरीके से आपको एक स्टेटस प्रोफाइल बन गया आपका। बट अगर आप एमबीबीएस करके भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
आपका बहुत सारी जगहों में थोड़ा सा लो प्रोफाइल जाएंगे तो सीएचसी लेवल में, पीएचसी लेवल में अच्छे जॉब्स हैं। जी इवन सर। आप कस्बे के लेवल में जाएंगे तो काफी बढ़िया आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी सर। एमबीबीएस करके आप अगर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, एमबीए करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, एमएचए करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, उसमें भी काफी अच्छे ऑप्शन है। तो ओके। एमबीबीएस करके भी लाइफ काफी अच्छी चलती है। कई लोग एमबीबीएस करके फार्मास्यूटिकल कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छे अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनियां आपको हायर पैकेज में ऑप्ट कर देती हैं और बढ़िया पैकेज देती हैं। इवन आपको फॉरेन में सेटल होने का मौका भी मिलता है। तो एमबीबीएस अपने आप में एक सफिशिएंट डिग्री है। हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए फिर पीजी करते हैं, फिर डीएमएमसी एक सुपर स्पेशलिटी करते हैं। बट अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि रास्ते बंद हो गए, वो अच्छी जिंदगी जीते भी हैं। और आज भी हमारे भारत में जो रेशियो है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफी कम है, डॉक्टर बहुत कम है। तो काफी डॉक्टर की जरूरत है और एमबीबीएस डॉक्टर बहुत रेयरली अवेलेबल है लो लेवल में। तो बट सभी के सर जैसे मतलब अभी आने वाले टाइम पे जैसे आप देख रहे हैं कि 250 का बैच हो गया है, मोस्टली कॉलेजेस में हो गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे? हाँ, अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एमपी भी मेडिकल कॉलेज बढ़ा रही हैं। और गवर्नमेंट का मानना यही है और हमें भी सही लगता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, जी उस सर। रेशियो में हमारे कॉलेजेस और डॉक्टर्स नहीं बढ़े थे। काफ़ी समय से इसमें लेकुना चल रहा था। फिर धीरे-धीरे पिछले 8-10 सालों में ही मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है जी सर। और डॉक्टर्स एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। जी। जितने भी 250 पर ईयर निकलेंगे एक कॉलेज से ऐसे, तो जितना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जैसे मैंने बताया अभी भी बहुत कम है। और ऐसे 10 साल तक खूब खूब डॉक्टर निकलेंगे तब भी जाकर के वो गैप फुलफिल हो पाएगा, ये पॉसिबल मतलब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और हो सकता है धीरे से इसमें सफलता मिले। बट सर कुछ चीज़ें सर आप भी शायद देखे होंगे कि अ, मतलब कुछ कॉलेजेस तो हैं, उन्होंने सीट बढ़ा दी है, कॉलेजेस बना दिए हैं, पर वहाँ सर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है सर। हाँ, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट ध्यान देती भी है। एनएमसी जो बनी है हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन, जी सर। वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैकल्टीज पे ध्यान देती है। और अभी कल आजकल वो फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफी स्ट्रिक्ट किया है। हाँ, वो और कोई एक धीरे धीरे, ऐप के थ्रू हाँ, शायद। धीरे धीरे चीजें में सुधार हो रहा है। जी। बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ फैकल्टीज नहीं थी उन पे एक्शन भी हुआ है। और गवर्नमेंट पूरे प्रयास कर रही है इसको बढ़ाने का। अच्छी चीज है ये, धीरे से सब सही होगा। जी सर। और सर जैसे जो लोग पीजी करते हैं सर एनाटॉमी में, जी। तो सर उसमें क्या फ्यूचर है? जैसे मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं जितना जाना हूँ अभी तक, यही मुझे पता चला है कि प्रोफ़ेसर बन गए ऐसा कुछ है, और कुछ है क्या सर हाँ, मतलब? मोस्टली तो हाँ यही है कि आफ्टर टीचिंग ब्रांच, इवन इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप एमबीबीएस करके एमडी एनाटॉमी करते हैं जी सर। तो आप लेक्चररशिप फिर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर तक जाते हैं। जी। और अच्छा है वो भी। अभी काफी लेकुना है, जैसे आपने बताया मेडिकल कॉलेज खूब खोल रहे हैं। तो जितने भी पीजी निकलते हैं एमडी एनाटॉमी करके, वो सब के सब एब्जॉर्ब होकर अच्छे जॉब सैलरी में, जॉब प्रोफाइल में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल में ही जाएंगे और आपको प्रोफेसरशिप ही करना है। जी। आफ्टर एनाटॉमी आप जेनेटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ओके। जो क्रोमोसोमल स्टडीज है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप काफी काम कर सकते हैं। जी सर। डीएम एंडोक्राइनोलॉजी बीच में एमडी एनाटॉमी को मौका मिला था। अभी प्रेजेंट है कि नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट एमडी एनाटॉमी करके आप फॉरेन में अच्छे अच्छे पैकेजेस में, अच्छे रिसर्च में जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि एनाटॉमी करने के बाद आप सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आप एनाटॉमी बेस्ड सर्जरी होती है। जी सर। तो अगर आपका एनाटॉमी काफी स्ट्रांग है तो आप सर्जिकल असिस्टेंट काफी अच्छा असिस्टेंट कर सकते हैं। फॉरेन में अलग अलग ब्रांच है, उसमें आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। इंडिया में उतना स्कोप अभी नहीं है। जी। बट आफ्टर एनाटॉमी आप फॉरेन में अच्छा कर सकते हैं, काफी अच्छा कर सकते तो सर जैसे आपने बताया फ़ॉरेन में चीज़ें हैं, हैं। जी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सर इंडिया में भी वो चीज़ें आ जाएँगी आएंगी, तो 100% आएंगी। धीरे धीरे करके इसका भी स्कोप बढ़ते जा रहा है। है हाँ सर, मतलब लोग जितना भी एनाटॉमी के बारे में सोचते थे कि मतलब इसमें क्या करेंगे, नॉन क्लिनिकल है और सिर्फ़ प्रोफ़ेसर ही बनेंगे, तो मतलब उनके लिए भी एक ऑप्शंस है कि भाई और भी से कई सारे ऑप्शंस आ जाएँगे आने वाले टाइम बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। में। जी सर। तो सर एक मेडिको के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे आप एनाटॉमी अपना सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जी। तो सर जैसे कोई एक मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का आ रहा है, तो सर उसको आप कैसे उसको गाइड करेंगे कि अपना फर्स्ट ईयर को कैसे करे, अच्छा। जिससे कि फ्यूचर में भी चीज़ अच्छी कर ले जाए वो और फर्स्ट ईयर भी अच्छा एन्जॉय कर ले? मतलब कुछ होता है सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने कॉलेजेस में कुछ अभी केसेस ऐसा हो गए हैं कि लोग वो प्रेशर को अपना हैंडल नहीं कर पाए, जिस कारण से कई सारे केसेस हो गए।
तो सर आप फर्स्ट ईयर के लिए क्या ऐसा बोलेंगे कि मतलब उनको किस हिसाब से अपनी चीज़ों को डील करनी चाहिए? क्या करना चाहिए कि जिससे सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएँ सर? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जब हमारे पास आता है तो बच्चे रहते हैं 17-18 ईयर्स के बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं। आजकल मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर ही आते हैं एक आध ड्रॉप लेके, और सारे के सारे बच्चे अपने माँ-बाप के सिंगल चाइल्ड या 1-2 बच्चे रहते हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड रहते हैं। पहले जैसे रैगिंग का माहौल होता था, अब गवर्नमेंट के इफर्ट से रैगिंग ऑलमोस्ट जीरो हो गया, जीरो टॉलरेंस पे चलता है, तो रैगिंग खत्म हो गई है। बच्चों में पेरेंटिंग से भी ऐसा है कि काफ़ी पैम्पर्ड रहते हैं, तो ज़रा भी वो ऑड सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेडिकल की पढ़ाई टफ है। आपने भी मेडिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर पास किया है। जी सर। मेडिकल पढ़ाई बाकी पढ़ाई से काफ़ी अलग है। इसमें आपको पूरा डेडिकेशन से पढ़ना पड़ता है और कोर्स बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है और बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, सुबह 9 से 4 तक लगातार बच्चा हाँ सर। एंगेज रहता है, फिर आने के बाद पढ़ना होता है, तो काफ़ी वो सकम्ड हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को एक अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा मानना है जी। कि कोई ना कोई एक आध्यात्मिक गुरु, जैसे वो माँ भी हो सकती है, बच्चे के पिताजी भी हो सकते हैं, बच्चे जी को सर। टीचर भी हो सकता है, तो सही गाइड करे, सही लाइन में लेके जाए। और उनका एक ही दायित्व जो मैं अपने बच्चों को समझाता भी हूँ फर्स्ट ईयर में हर साल, कि आप यहाँ पे एक ही काम करना है, पढ़ने के लिए। तो आप जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुः मा संगस्तु कर्मणि। मतलब तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की आसक्ति मत करो। जी सर। तो अगर हम अपना 100% देते हैं पढ़ने में, हम जिस जी। काम करने आए हैं, तो वो जब बच्चे पढ़ेंगे और क्या रिजल्ट होगा, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, उसको छोड़ के, तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो काफी अच्छा करते भी हैं। और जितना बच्चे जब वो नए नए आते हैं तो बेचारे घबरा जाते हैं, हुँ। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो उनको सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, उनको मजा आने लगता है। पर सर जहाँ तक मैंने भी चीज़ फेस की है, एनाटॉमी बहुत हार्ड लगता है सर मतलब। रीजन है उसके पीछे हार्ड लगने, एकदम नया सब्जेक्ट है। जी अपन सर। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कुछ कुछ पढ़ के आए रहते हैं, एनाटॉमी हमारे बॉडी के बारे में है और एकदम न्यू सब्जेक्ट है। और जो बच्चा स्टार्टिंग से ही इसको एंजॉय करता है, पढ़ने लगता है, वो गड़बड़ नहीं करता। लेकिन जो बच्चा शुरू में भागता है इससे या हुँ। घबराता, बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में कवर करना थोड़ा टफ हो जाता है। किसी को एनाटॉमी पढ़ना है तो सर कैसे उसको डील करें, कैसे मैनेज करें सर? देखो, एक्चुअली एनाटॉमी पढ़ाई इसलिए आता है, बेसिक साइंस है, हमारा फाउंडेशन कोर्स है। जी सर। हम जो लाइव में मरीज को ठीक करेंगे, वो हम यहाँ पे डेड बॉडी में देख रहे हैं। हुँ। तो ये तो ऑलरेडी डेड है, इन्होंने बॉडी डोनेट की हुई है अपनी, हम हमारे लिए अपनी बॉडी पूरी डोनेट करें, हम हमारे बच्चे पढ़े, हम सीखे उनसे। जी। तो वहाँ जो सीखे रहते हैं हम, छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को किताब से देख के, अपने गुरुजनों से सीख के, एटलस देख के, वीडियोस देख के, तो उसको हम वहाँ अप्लाई करते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि अंदर यहाँ से पास होता है, तो हमको ये हुँ। पता है, दिमाग में ओरिएंटेशन बन गया। फर्स्ट ईयर के बच्चे में जब वो नया नया आता है, जैसे आपने बताया कि तुरंत ही वो चीज नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाता और समझ पाता, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे अब आप थर्ड ईयर पहुंच गए, अब आपको चीज याद आता होगा कि मैंने वहां देखा था, रिकॉल करते हो तो आपको समझ में भी आता होगा। जी सर। तो फर्स्ट ईयर में चूंकि प्रेशर बहुत रहता है, बच्चा डरते रहता है, और वो नहीं मतलब अगर उस समय वो समझे कि नहीं ये चीज को हमें समझना है, तो बिना डरे करे। डर इसीलिए लगता है कहीं हम फेल ना हो जाए, हुँ। उस फेल होने के डर को छोड़ना पड़ेगा। जी सर। फल क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। और उसका अपना 100% देना, हमको याद हो रहा नहीं हो रहा है, उसको छोड़ के हमें 100% देना है और हमें समझना है, तो वो बच्चा समझता है। हुँ। और आखिरी आते आते 10 to 20% बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप करते हैं। जी 250 सर। में से करीब 25 से 50 बच्चे बिना पढ़े काफी अच्छा करते हैं, तो थोड़ा सा उनको पुश करो, अच्छा करते हैं। 25 से 50 बच्चे ऐसे हैं होते हैं जो आप कितना ही पढ़ा लो उनको, वो नहीं पढ़ना है तो कसम खा खाते पढ़ते नहीं। हमारा टारगेट होता है 80। जी सर। जो बीच के 60 to 80% बच्चे हैं, जो एवरेज होते हैं, उनको अब हमको सेव देना होता है, वो काफी अच्छा कर जाते हैं, समझ जाते हैं। सर आप भी ये चीज़ सुने होंगे, मैं भी कई लोगों के से सुना हूँ। लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जैसे घर जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा कहते हैं कि जो आप डायसेक्शन करते हो बॉडी का, वो जो लावारिस डेड बॉडी होती हैं, वो रहती हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, जो डोनेट करते हैं, तो वही रहते हैं। तो क्या सर ऐसा ही है ना कि हाँ, लावारिस डेड बॉडी हमारे पास नहीं आती है। लावारिस डेड बॉडी मतलब अननोन, अनक्लेम्ड बॉडी हो गई वो। अननोन बॉडी हमेशा मेडिको लीगल बॉडी होती है, उनका पोस्टमार्टम होकर कॉज ऑफ अननोन बॉडी है, को पता ही नहीं कौन है, तो उसे कॉज ऑफ डेथ जाने के लिए पोस्टमार्टम करना मैंडेटरी है। तो जैसी बॉडी की पोस्टमार्टम होती है, बॉडी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ले नहीं सकते, क्योंकि हम केमिकल इंजेक्ट करते हैं उसमें, जी तो सर। चूंकि पूरी बॉडी कटती है, तो फिर प्रिजर्व नहीं हो पाती। हमारे पास इस मेडिकल कॉलेज में जितनी बॉडी आज के डेट में है और पिछले कभी आई हुई है, सारी बॉडी नोन है और डोनेटेड बॉडी है।
लोग अपने इच्छा से अपने बच्चों को बोल के जाते हैं अपने रिलेटिव्स को कि हमारी बॉडी हमारे मरने के बाद कॉलेज को बच्चों को पढ़ने देना। तो ये जबलपुर की खुशकिस्मती है कि हमारे पास रूटीनली काफी बॉडी डोनेशन में आती है। अभी इसी साल 2025 में हमारे पास 17 to 80 बॉडी अभी दिसंबर बाकी है। सॉरी सर। आज 17 to 80 बॉडी इस साल फर्स्ट टाइम इस साल आई है बॉडी हमारे पास। ओके ओके ये तो पहले कोविड तक 2-4 बॉडी 6 बॉडी आती थी। लास्ट ईयर 16 बॉडी आई थी, इस साल 17 to 18 आ चुकी है। 17। तो अच्छे रेशियो में डोनेट करते हैं बॉडी हम, लावारिस बॉडी नहीं रहती हमारे पास। ओके। तो सर जैसे डेड बॉडी आई किसी की, तो सर उसमें प्रोसीजर्स क्या रहते हैं कि मतलब क्या करते हैं सबसे पहले? जैसे जहाँ तक मैंने देखा है कि जो हम लोग को बॉडीज मिलती है पूरी ब्लैक रहती है, तो सर वो रीजन क्या रहता है? मतलब लोग कहते हैं कि बहुत दिनों की हो गई इसलिए वो ब्लैक पड़ गई। 2-3 रीजन है। पहला रीजन है जैसे बॉडी तुरंत आती है जी सर। तो वो तो फ्रेश रहती है, डेथ हार्डली 6 to 8 आवर्स के अंदर बॉडी हमारे पास आ जाती है। जी सर। फिर हमको केमिकल में इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है और भी केमिकल कंपोजिशन है उसका, उसको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। तो जो एक्चुअल ब्लड है जी सर। वो आउट हो जाता है और केमिकल पूरे बॉडी में ब्लड की जगह चला जाता है। तो केमिकल का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो पूरे बॉडी को ब्लैकनिंग कर देता है। फिर हम उसको केमिकल के ही टैंक में पोर करते हैं और टिल 6 मंथ हम बॉडी को यूज नहीं कर सकते। टिल 6 आफ्टर इंजेक्शन 6 मंथ तक बॉडी को प्रिजर्व करना होता है ताकि अच्छा। ईच एंड एवरी टिश्यू में वो केमिकल इंजेक्ट हो जाए। ओके। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा चूहा भी मरता है कहीं पे तो स्मेल आता है। हाँ। हमारे पास 15-15 20-20 कैडेवर रहते हैं, अब वो कभी स्मेल आपने तो पढ़ा है नहीं, कभी नहीं आई। कभी स्मेल नहीं आएगा। वो इतना बड़ा दिन साहब हमारे यहाँ बैठते हैं तो मतलब आप भी बैठे हुए यहाँ पे आपको जरा भी स्मेल नहीं आएगी, जबकि 20 to 25 बॉडीज अभी हमारे पास रखी होंगी। अच्छा। तो इसका रीजन यही है कि केमिकल ने पूरा बॉडी को कवर कर लिया है, अंदर से भी और बाहर से भी पोर कर दिया है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से पूरी बॉडी में चार्मिंग ब्लैक नहीं हो जाती है। इस कारण बॉडी पूरी ब्लैक, और चूंकि ब्लड निकल गया है केमिकल ही है, आपको पूरी ब्लैक 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 दिखती है बॉडी। बट से जैसे आपने बोला कि सारा ब्लड निकल जाता है, मुझे रिसेंटली लास्ट ईयर का याद है कि हम लोग सर आई थिंक डाइसेक्शन कर रहे थे। जब हम लोग हार्ट डाइसेक्ट किए थे, उसमें पाउडर की तरह शायद ब्लड था, आई थिंक कुछ ऐसा वो था सर। क्लॉट क्लॉट रहता है ओके। हार्ट में, उसका जो डेथ हुआ होगा इधर हार्ट अटैक ऐसे कुछ हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द कॉज हार्ट अटैक ही रहता है मैक्सिमम टाइम में। जी सर। तो क्लॉट जम जाता है, कई बार क्लॉट नहीं निकल पाता तो ब्लैक ब्लैक पाउडर फिर बहुत समय रखे रहने से जब अपन डिसेक्ट करते हैं आर्टरी कट करते हैं तो या तो सॉलिड फॉर्म में या ब्लैक पाउडर फॉर्म में निकलता है, क्लॉट रहता है, ब्लड क्लॉट। एक होता है रिलेशनशिप का क्रेज होता है कि फर्स्ट ईयर में है तो अब तो गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है। तो सर ये किस हद तक सही है, गलत है, क्या कहते हैं सर? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि फ्रेंडशिप अच्छी है लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हर बच्चा एक्चुअली ये हम रिलेशनशिप जो बात करते हैं ना, ये एक अट्रैक्शन है, ये जी लव नहीं है, ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव में तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे को खुशी दें। हम एक्चुअली आप खुद सोचें, हम चाहते हैं हमको सामने वाले से कुछ मिले, भोग वृत्ति या इस टाइप की चीजें, और थोड़ा पीयर प्रेशर भी रहता है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, एक डाटा है एनएमसी का डाटा है, जी सर। जो सुसाइड जो आपने बोला तो बच्चे गलत काम करते हैं, जी सर। सुसाइड का जो बहुत बड़ा रेशियो है आज की डेट में मेडिकल स्टूडेंट्स में और बाकी में भी यंगस्टर्स में, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर रिलेशनशिप का है। बहुत बड़ा फैक्टर, काफी बड़ा परसेंटेज अगर निकालते हैं तो वो ड्यू टू रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप में और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वन साइडेड होता है, अगर लड़की की साइड से लड़का की साइड से। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप अच्छी बात है। जी सर। आप फ्रेंडशिप रखिए। टीचिंग में हम ऐसे फील्ड में हैं जहाँ बिना आपस में बात करे, बिना साथ लिए हम नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए मुझे लगता है। आप पढ़ाई करिए साथ में, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर रखिए। हम रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्शन शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे हम चाहने लगे और हो सकता है सामने वाला भी हमें चाह रहा है, लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन वो एक स्वार्थ है। एक हमको लगता है कि हमको उससे चाहिए, फायदा मिल रहा है, और जैसे ही उसमें ब्रेक पड़ता है हम डिप्रेस हो जाते हैं और हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसको रोकना चाहिए। इसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में व्यभिचार कहते हैं। तो ये व्यभिचार एक गलत तरीका है। आप फ्रेंडशिप करिए, आप हेल्दी फ्रेंडशिप करिए और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि इसको बहुत बढ़ावा देना चाहिए। जी, सही वास्तव बात। में ट्रू लव आपको, जो अपने माँ बाप जिनसे आपके विवाह करते हैं और वो जो आपके लिए आती हैं, उनसे सच्चा प्यार मिलता है। और सर जैसे अभी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा एक चीज जानना था सर, कि जैसे अपन पीजी करते हैं सर, तो पीजी अपन कोई भी ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं सर, तो सर जो सर्जरी ब्रांच है उसमें सर कितना रोल है एनाटॉमी का?
कि सर जिसको यदि सर्जरी लेना हो हाँ। तो उससे ये तो मैंडेटरी होना चाहिए कि एनाटॉमी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी सर। मैंडेटरी नहीं, आप किसी भी सर्जन से, जो रिनाउंड सर्जन है, जरा भी आप अभी भी हमारे मेडिकल कॉलेज में जितने अच्छे सर्जन हैं, अभी भी सर्जरी करने से पहले एनाटॉमी की किताब पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। और कई सारे सर्जन्स हैं, कई सारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, कई सारे ऑर्थोपेडिशियन हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा हमारे मेडिकल कॉलेज के, वो अपने सर्जरी करने से पहले, अपने कोई भी करने से पहले जरूर यहाँ पे आते हैं। मैं और क्या बताऊं, हमारे डीन सर एक बार मुझे बोले कि नटवर मुझे स्कल चाहिए, मुझे सर्जरी करनी है और मुझे ऑर्बिट की आई की एनाटॉमी देखनी है। तो सर ने हमको बुला के, मतलब मैं तो जा नहीं पाया था, मेरी फैकल्टी गई थी, सर ने पूरा समझा, मतलब सोचिए इस लेवल में आने के बाद, जैसे प्रोफेसर इन डीन जी सर सर्जरी करने के पहले एनाटॉमी को फिर से रिव्यू करना चाहते हैं। और ऐसा हर सर्जन मुझे लगता है, चाहे ईएनटी सर्जन हो, चाहे ऑप्थेल्मिक सर्जन हो। अब ईएनटी में कविता सचदेवा मैडम है, वो अक्सर एनाटॉमी आके समझ, मतलब कोशिश करती है कि नहीं आप हमें बताइए क्या है, कई बार खुद भी आती हैं वो देखने के लिए, ईएनटी डिपार्टमेंट से आते हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट से, गायनी डिपार्टमेंट से आते हैं, ऑर्थोपेडिक से, सर्जरी से, रेडियो डायग्नोसिस से। तो एक्चुअली बेस है। अगर नहीं भी आते हैं, उनके पास अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, और आजकल तो यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे 3D वीडियोज हैं अच्छे अच्छे टीचर के, वो जरूर देखते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि विदाउट एनाटॉमी सर्जरी करना, मतलब सक्सेसफुल सर्जरी उतनी पॉसिबल नहीं है। एनाटॉमी ही सर्जरी है ना, जो नॉर्मल एनाटॉमी है, अब नॉर्मल है उसको सर्जरी करना है। सर एक चीज मैंने रियलाइज की, जैसा आप लोग बोलते थे, मैम लोग भी बोलते थे, कि जितना तुम फर्स्ट ईयर के टीचरों से अटैच होगे उतना किसी भी टीचर से नहीं होगे। एक्चुअली मेरे को एक्सेप्टेड है ये चीज, कि मतलब मुझे याद है जैसे फर्स्ट ईयर में रहते थे सर, तो मैं आप लोग आते थे, टीचर्स आते थे, तो अपन उनसे बात करते थे। जैसे मुझे किसी भी टीचर्स को, अपने जो मेरे प्रोफेसर हैं उनको बता दूं कि मैम ऐसा ऐसा, तो हाँ पहचान जाती है कि हाँ। बट जहाँ तक अभी सेकेंड ईयर में ऐसा सीन है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है सर। तो ये चीज है कि मतलब फर्स्ट ईयर में जो टीचर से और एक स्टूडेंट का बॉन्ड होता है सर, वो जेन्युइन बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि जैसे एक फ्रेंड्स का बॉन्ड बन जाता है सर फर्स्ट ईयर में, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बन जाता है, वैसे टीचर और स्टूडेंट का भी बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है सर फर्स्ट ईयर में। ये चीज तो मैंने भी हाँ, उसके नोटिस पीछे की। रीजन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप एक साथ रहते हैं, डिसेक्शन हॉल है, अब 250 बच्चे एक साथ हैं, या फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री भी एक साथ है, और आप 12th से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। अब कॉलेज वाला माहौल, भले मेडिकल कॉलेज है, बट फर्स्ट ईयर जस्ट लाइक स्कूल ही है, स्पून फीडिंग ही है। हम जो लेक्चर में पढ़ाते हैं वही डिसेक्शन में दिखाते हैं, वही आपको बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल कराते हैं। तो टीचर स्टूडेंट बॉन्डेशन स्कूल जैसा होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में जाने के बाद हम लोग कंप्लीट प्री क्लिनिकल है, मतलब हमारा हॉस्पिटल से कोई कांटेक्ट, मतलब मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है हम लोग। तो हम पूरा डेडिकेटेड, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट और फिजियोलॉजी का फिर भी थोड़ा बहुत मरीजों से डिपेंडेंट है, मतलब पे उनको रिलेशनशिप है। एमसीवी होती है फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में लैब्स हैं। एनाटॉमी कंप्लीट प्री क्लिनिकल है, हमारा मरीजों से कोई रिलेशन ही नहीं, किसी लेवल में नहीं होता। तो हमारा पूरा पूरा कंसंट्रेशन आपके ऊपर ही, बच्चों के ऊपर ही रहता है। हम पूरे डेडिकेटेड है बच्चों के लिए, बच्चों को भी समझ में आता है कि वो टीचर हमारे पे कितना ध्यान दे रहा है, हमको कितना चाह रहा है बोल के। इस चक्कर में जो रिलेशन फर्स्ट ईयर में बनता है, खासकर एनाटॉमी में आपने फील किया होगा। एनाटॉमी खाली जबलपुर नहीं, ऑल ओवर इंडिया का एनाटॉमी के टीचर और बच्चों में बहुत बॉन्डिंग होती है। हम पूरे 250 बच्चे एक साथ रहते हैं डिसेक्शन हॉल में, पूरे टीचर वहीं पूरे रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। बाकी सेकेंड के बाद टीचर काफी बिजी होते हैं, उनको लैब्स देखना होता है, उनको मरीज देखने होते हैं, उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर जैसे कि आपने एक चीज इंटरेक्शन से मेरे को चीज थोड़ा हिट की दिमाग में, कि अब जैसे आपने बोला रैगिंग नहीं होती है, एक्सेप्टेड है कि हाँ नहीं होती है सर, बट आपको क्या लगता है रैगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और आई थिंक सो, क्या लोगों का सर रैगिंग का पीओवी अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है कि रैगिंग ऐसे होती है। मानता हूँ कि सर रैगिंग बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब की है, तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रैगिंग क्या है और होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो रैगिंग शब्द ही खतरनाक है। रैगिंग का मतलब ही है आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली आपको ह्यूमिलिएशन का नाम ही रैगिंग है। तो रैगिंग तो एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, रैगिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, एक हेल्दी रिलेशनशिप सीनियर जूनियर के बीच होना चाहिए, वो होता भी है। आप नाम पूछिए, इंट्रोडक्शन लीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, वो अच्छी बात है। बट ये चीज डिस्टॉर्ट होते 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 इतना नहीं रुकता है, और इसके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 250 बच्चे आज एक बैच में आते हैं, उसमें से 225 बच्चों को तो मतलब ही नहीं रहता इस चीज से। जो 20-25 बच्चे हैं, जो बताया था, जो पढ़ते ही नहीं है, जो पढ़ने नहीं आए यहाँ पे, वो सिर्फ मस्ती करने आए हैं। अब चाहे उनको कुछ भी पढ़ा लीजिए, वो नहीं पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, और वे फिर जूनियर्स को परेशान करते हैं। उनके चक्कर में बेचारे जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो बहुत सफर करता है।
तो इसको स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। और हमारे यहाँ काफी समय से रैगिंग जीरो टॉलरेंस में और बिल्कुल बैंड है। जी सर। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर को एकदम अलग सेपरेट हॉस्टल हाँ, मिलता है। हॉस्टल तो लगी। वहाँ रैगिंग का नाम, हमारे जो वार्डन्स है विजिलेंट 24 आवर्स विजिलेंट रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और हमारे डीन सर काफी सपोर्टिव है। डीन मैडम थी पहले, डीन सर है। डीन सर अभी जो वर्तमान में है वो इतने स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट के लिए सब कुछ करने को तैयार। हाँ सर। तो आपने खुद महसूस किया होगा, हाँ आप भी उनके अंडर में, हम भी महसूस करते हैं फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट के लिए वो हर लेवल पे मदद करने को तैयार रहते हैं। तो जो जैसे आपने पूछा रैगिंग होना चाहिए, मेरी ओर से एज ए टीचर बिल्कुल रैगिंग नहीं होना चाहिए। हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं रैगिंग को। इंट्रोडक्शन हेल्दी होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए। आप बैठिए, पूरी बैच बैठिए, फर्स्ट ईयर बैठिए, पूरा पूरा आप बैठिए, अपना इंट्रोडक्शन करिए। आप उनको अपना मेंटर मेंटी प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। सेकेंड ईयर वाला जो बच्चा फर्स्ट ईयर को अपना मेंटी बनाए, खुद मेंटर बने, हेल्प करे, ये अच्छा एक परिपाटी शुरू होगी। लेकिन लोग इतने में रुकते नहीं है, फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू करते हैं और बच्चों को तंग करते हैं। हाँ सर, ये तो है, थोड़ा इससे बहुत क्या है, हो जो जाता है। मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, मैंने पहले बताया था, बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं आजकल। जी सर। एक दो बच्चे हैं, माँ बाप बहुत वरीड रहते हैं बच्चों को लेके। तो हम, और एक्चुअली भूमेश, हम उनके माँ बाप ही हैं। मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक मम्मी पापा ने हमारे भरोसे बच्चों छोड़ा है, तो हम उनके मम्मी पापा हैं। मतलब बाकी लोगों का क्या व्यू है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगता है 250 बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। मतलब जैसे लगता है मेरा बच्चे को तकलीफ हो, कुछ हो तो मुझे दुख लगेगा, इनमें किसी हो तो मुझे दुख लगेगा। यही फील मेरे डीन सर को है। तो ये फील अगर सारे टीचर को हो जाए, सारे सीनियर्स को हो जाए, तो ये समस्या ही खत्म हो जाए। जी सर। सर जो एनाटमी है सर, ये जैसे पीजी अपन करते हैं, पीजी के बाद सर सुपर स्पेशलिटी होती है, तो सर क्या ये पीजी करने तक एंड ब्रांच है क्या पीजी में, या उसके आगे भी जैसे सुपर स्पेशलिटी होता है, तो इसमें भी कुछ फील्ड्स हैं क्या सर? एनाटॉमी में अभी धीरे धीरे जेनेटिक्स में जाने का लोग शुरू किए हैं। जी सर। कुछ जगह सोनोग्राफी में, अब तो कोर्सेज महाराष्ट्र में होता था एनाटॉमी करके आप 6 महीने का कोर्स सोनोग्राफी कर सकते हैं। जी। रेडियोलॉजी में भी काफी अच्छे स्कोप्स है इसमें। मतलब एनाटमी से? एनाटॉमी से मतलब डायरेक्ट तो कहीं पे भी नहीं है, इंडिया में तो भी अवेलेबल नहीं है। एमएस एनाटॉमी, एमडी एनाटॉमी एंड है एट प्रेजेंट। जी। बट जेनेटिक्स में, रेडियो डायग्नोसिस में और सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया आपको, फिजियोथेरेपी में, इनमें एक्सेल कर सकते हैं। बट इंडिया में अभी उसका उतना प्रोबेबिलिटी नहीं आया है। जी सर। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्टूडेंट्स को एनाटमी पीजी, मतलब एनाटमी से पीजी करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एनाटमी ले और उसमें मतलब चीजें आगे करें, मतलब? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। हर सब्जेक्ट का अपना टॉप ब्रांच होता है, जैसे आपको जो मिला उसमें आप टॉप कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने एनाटॉमी उठाया था, मैं आज इस एनाटॉमी डिपार्टमेंट प्रोफेसर इन हेड हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने ब्रांच से। वैसे ही हर हर बच्चा जो एनाटॉमी उठाएगा वो अपने में टॉप में पहुंच सकता है। कोई भी चीज तुरंत आपको टॉप लेवल में नहीं मिलती, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जो एनाटॉमी, उसी को उठाना चाहिए जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है। ये बेसिकली टीचिंग ब्रांच है और आपको ऐसे एनाटॉमी पढ़ाने आना चाहिए कि आप स्वयं अपने अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपनी बॉडी के बारे में बता रहे हैं, उतना इंटरेस्टिंग बना के, तब तो आप एनाटॉमी को ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज एनाटॉमी उठा करके आप सोचते हैं कुछ नहीं, मेरे तो एनाटॉमी उठा लेता हूँ और मैं कुछ नहीं तो बन ही जाऊंगा। बन जाएंगे डेफिनेटली, कवर हो जाएगा, लेकिन जो इम्पैक्ट आपको, जैसे आपने मुझे बताया सर आपकी टीचिंग अच्छी लगती थी, ये वाला वर्ड एक टीचर के लिए बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। तो ये चीज आप फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहीं भी देखेंगे 20 टीचर हैं, आप 2 को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। अब 2 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या 5 रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो 5 ने डेडिकेशन से आपको 100% दिया है अपना। तो जो दे सकता है उसी को उठाना चाहिए। अदरवाइज और भी ब्रांचेस हैं, जबरदस्ती अपना भी करियर खराब करेंगे और बाकी का भी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सर। तो सर जैसे लोगों का एक रहता है कि नॉन क्लिनिकल्स में सैलरी नहीं मिलती इतनी अच्छी, इसका क्या सीन है सर? अभी तो उल्टा है। अच्छा। अभी तो नॉन क्लिनिकल में काफी अच्छी सैलरी है, बल्कि क्लिनिकल्स में लोग जल्दी से जॉब में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा फायदा होता है। और क्लिनिक यहाँ पे टीचिंग में आएंगे तो इतनी भीड़ है ना, एक पोस्ट में 5-5 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं। नॉन क्लिनिकल में ऐसा नहीं है। जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था ईयर 2010 में, इस यहाँ के एपी के पोस्ट के लिए, मैं अकेला गया था, सिंगल। अच्छा। और वहीं पे ही एक क्लिनिकल पूछता हूँ, 7 या 8 लोग आए थे एक ही सीट के लिए। एक जगह मैं अकेला था और मेरा हो गया सिलेक्शन, और 7-8 लोगों में से 2 लोग को चुना गया। तो सोचो, ये आज से 15-16 साल पुरानी वो बता दूं मैं आपको, है ना। तो आज तो और भीड़ बढ़ गई है। जी सर।
तो और सैलरी पैकेज ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में तो बराबर ही है, आप चाहे मेडिसिन के प्रोफेसर हो चाहे एनाटॉमी प्रोफेसर हो, बराबर अच्छा, सैलरी सारे है। प्रोफेसर सर हाँ, हमारे में सेल पे स्ट्रक्चर एक है, चाहे आप एनाटॉमी में काम करें, चाहे सर्जरी में, चाहे मेडिसिन में, आप गाइनिक पीडियाट्रिक्स में सेम पे स्केल है। अच्छा, मतलब प्रोफेसर्स हैं तो हाँ, मतलब। कैडर है, डेमोस्ट्रेटर का एक कैडर है, असिस्टेंट का एक कैडर है, एसोसिएट का कैडर है, प्रोफेसर का कैडर है। ओके सर, मतलब सैलरी जैसे डॉक्टर्स ही हैं सब लोग, हाँ तो अच्छी रहती है, मतलब कुछ ऐसा हाँ, रेंज? सैलरी सब बहुत अच्छी सैलरी है गवर्नमेंट सेटअप में, हैंडसम सैलरी है, आप अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट लगाए। ओके। जैसे मैं, मेरे घर में सिंगल अर्निंग हूँ मैं, कई लोग दो दो अर्निंग रहते हैं, कई लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। अब ये सारा चीज अब हमें सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। हम्म। जो बोलते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। हम्म। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बहुत कम में सदा खुश रहेंगे, हम्म। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको भगवान आपके घर को भर दे तभी आपके दिमाग में शांति नहीं रहेगी। मेरे यहाँ प्रोफेसर हैं, एचओडी थे, डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, वो हमेशा एक बात बोलते थे, एट द एंड यू हैव टू बी कूल एंड काम, एंड द मोस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट इज पीस ऑफ माइंड। ओके। आपका दिमाग शांत रहे, कूल काम रहिए और मस्त रहिए, वही आपके जीवन का सार्थकता है। जी तो सर। ये बहुत सारे पैसों से नहीं आता है, हम्म। ये आपको सोच से आता जी सर, आपकी बातों से लग रहा है आप काफी आध्यात्मिक हैं सर। है। नहीं, अध्यात्म ही जीवन है। जी सर। हम सब सर्विस करने आए, सेवा है, इन्हीं की सेवा है, इन्होंने जो सेवा दे दी है वही करना है। सर एक क्वेश्चन मेरे को आ गया, ये अध्यात्म से थोड़ा सा रिलेटेड है सर। सर एक नॉर्मली लोगों का रहता है कि मतलब मेरे से ही घर में पूछा गया, क्या हुआ कि सर जब अपन फर्स्ट ईयर में थे तो अपने को बोन सेट मिला हुआ था, तो आप लोगों ने सब बोला था कि उसमें वो पॉलिश पॉलिशिंग। कर लेना है ऐसा ऐसा। तो आई थिंक सो उस दिन मेरे रूम पे 5 टू 6 बोन सेट रखे हुए थे, मैंने फोटो वगैरह खींची, घर में दिखाया था। सबको क्वेश्चन एक ही था, भाई तुमको डर नहीं लगता है? डाइसेक्ट करते हो तो कभी सपने में तो नहीं आता कि भाई कोई आ रहा है ऐसा ये वो, डर नहीं लगता? सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा? क्या आप तो 20-30 साल से सब। देखो, मैं आपको अच्छी बता दूं, आप ये शर्ट पहने हैं, हम्म। ये शर्ट पुराना हो जाएगा या कहीं से फट जाएगा या आपको मन भर जाएगा, तो आप इसको तीन चीज कर सकते हो, या तो आप इसको जला दोगे, या तो जमीन में गाड़ दोगे, या तो पानी में बहा के मतलब इसको खत्म कर दोगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसको बहुत आवश्यकता है, मान लो किसी कोई गरीब है, भिखारी है, कहाँ पर है ठंड में, जी आपने सर। पहना दिया उसको, सोचो उसके चेहरे में कितनी खुशी आएगी, हम्म। है ना? और उसके चेहरे में जो आएगी आएगी, आपको चेहरे में कितनी खुशी आएगी, जी सर। उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी ना। हम्म। ये जो बॉडीज हैं, ये हम लोगों के लिए वरदान है। हम्म। हमें बॉडी हम बना नहीं सकते, भगवान ने बनाई, हम नहीं बना सकते। जी सर। हम चाहे कितनी एनाटॉमीज पढ़ रहे हैं, वर्चुअल डिसेक्टर में चले जाए, लेकिन जो फीलिंग ये बॉडी देती है, तो या तो जो व्यक्ति दान किया अपना, वो जला भी सकता था बॉडी को, या जो रिचुअल है उसका, उसे ग्रेवयार्ड में दफन कर सकता था, या जो रिचुअल के साथ नष्ट कर पानी में बहा सकते थे, जी सर। बट उन्होंने डोनेट किया। हम उसके एक एक पार्ट को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, हम्म। तो पढ़ने से आप सीखे हैं, आप जो भी बनेंगे उसकी बॉडी की वजह से बनेंगे, तो आप हमेशा उसके प्रति ग्रेटफुल रहेंगे, जी है ना? सर। और ग्रेटिट्यूड रहेगा आपके मन में हमेशा, हम्म। तो आपको डर कहाँ से लगेगा? आप तो हमेशा ग्रेटफुल है, और वो जहां से देख रहा होगा, हम्म। अगर होगा तो आपको आशीर्वाद देगा वो, कि बिल्कुल चलो ये सर। मेरा यूज कर रहा है, मेरे को किसी फाड़ के भी नहीं फेंक रहा है। और हम हर बॉडी को उतने ही रिस्पेक्टफुली पढ़ते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो डरने की तो बात ही नहीं, हमारे लिए वो टीचिंग मटेरियल है। हाँ नहीं, मैं पहले सर छोटे में ऐसा था कि मुझे लगता है सर भगवान की दया से मैं आज तक कभी एडमिट नहीं हुआ हूँ, कभी एडमिट नहीं हुआ आज तक मैं। मुझे लगता है मैं छोटे में एक बार हुआ था, और सर मेरे अंदर इतना डर था एम्बुलेंस की, यदि मैं आवाज सुन लूं तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, मुझे बहुत डर लगने लगती थी। तो वही मैं फर्स्ट ईयर, मेरी मम्मी पूछती हैं कि यार तुम ये सब करते हो, तुमको अब क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे चेंज आ गई? तो उनको मैं भी यही बोलता हूँ, मुझे मेरे को नहीं पता क्या हुआ ये, पर सर ये चीज था मेरे अंदर, मैं पहले बहुत डरता था इन सबसे। मुझे लगता है कि इंजेक्शन मैं लगा तो दूंगा, बट आज तक मुझे लगता है मैं ब्लड चेकअप के लिए मैं ब्लड नहीं निकलवाता हूँ, आज भी नहीं निकलवाता हूँ। वो है पता नहीं किसी चीज का डर है मेरे अंदर, क्या है। बट सर अब हॉस्पिटल में जैसे आप जानते हैं पोस्टिंग हुई, कुछ भी कहीं रात में गए वो तो अपनी कोई टाइमिंग ही नहीं रहती। अब डर नहीं लगता सर, मतलब पहले बहुत डर लगता था। तो वही अभी लगता है, जैसे सब मेरे से पूछते हैं तुमको डर नहीं लगता, तो वही मैं कहता हूँ भाई ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि मुझे अब क्यों डर नहीं लगता है। पहले तो एम्बुलेंस से मैं डरता था। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हैबिट्स में आता है, हाँ अपन सर। लगातार एक्सपोज हो उस चीज में ना, इसलिए नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।